नमस्कार, मैं हूँ रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे, जी हाँ, डिजिटल अरेस्टिंग की। ये अपने आप में सुनने में ज़रूर ताज्जुब लग रहा है, लेकिन हाल ही में साइबर ठगों ने देहरादून की एक महिला को ना सिर्फ शिकार बनाया, बल्कि 30 घंटे तक उसको डिजिटल अरेस्ट रखा और उससे 10.5 लाख रुपए ठग लिए। हम डिजिटल अरेस्टिंग और तमाम साइबर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, इनको लेकर तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एसपी सिटी देहरादून के प्रमोद कुमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड। जी, धन्यवाद। सर, क्या पूरा प्रकरण है डिजिटल अरेस्टिंग का? देखिए बेसिकली जो एक अभी एफआईआर हुई है 3 तारीख को, एक पीड़िता है आरागढ़ क्षेत्र की रहने वाली है, थाना डालनवाला की। उनके द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत करवाई गई है, जिसमें कि एक मोबाइल नंबर उनके द्वारा बताया गया कि उस मोबाइल नंबर धारक के द्वारा जो है उनको कॉल किया गया, और कॉल करने के बाद उनको जो है स्काइप के द्वारा जो है एक वीडियो कॉल का लिंक शेयर किया गया, और फिर उनको वीडियो कॉल किया गया। और लगभग जैसा आपके द्वारा बताया गया, जो कि एज़ पर एफआईआर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कि तकरीबन उनको जो है 30 घंटे तक जो है एक तरीके से डिजिटल अरेस्ट, या ये कहें कि एक तरीके से जो उनका रोज़मर्रा का कामकाज है उसको नहीं करने दिया गया। जो भी उनके रोज़मर्रा के कामकाज है, एक जगह उनको जो है बैठाकर जो है रखा गया, और लगातार उनको जो है प्रताड़ित किया गया। एक साइबर बुलिंग या साइबर थ्रेट उनको दिए गए कि भाई आपका कोई कुरियर है आपके नाम से, और उस कुरियर में कोई आपत्तिजनक वस्तुएं हैं, वो कुरियर जो है पुलिस के द्वारा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा सीज़ कर लिया गया है, और उसमें आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। उसके संबंध में जो है आपको अगर बचना है तो आप जैसा जैसा हम कहें आप वैसा करते रहिए। तो इस प्रकार से उनको जो है बस कि आप लगातार ऑन वीडियो रहेंगी, हटेंगी नहीं यहाँ से, लगातार हमारे सामने रहेंगी। और जैसे हम कहेंगे कि भाई अब पैसे जो है अपने खाते से हमारे खाते में, या और जो लिंक है पेमेंट लिंक वगैरह भेज के कि पैसे आप जो है हमें ट्रांसफ़र करते रहिए। तो इस प्रकार से जो एक तरीक़े को बंधक बना लेते हैं, अपने सामने ही बैठा के रखते हैं, लगातार बातचीत होती रहती है। और एक तरीके से वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनके ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म भी वो धारण किए रहते हैं, और गुमराह करके उनको थ्रेट दे के जो है पैसे ऐंठ लेते हैं ये। तो इस प्रकार जब वो अपने घर पे ही बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, कोई कामकाज भी अपना उनका प्रभावित हो जाता है। तो बेसिकली इसी को ये डिजिटल अरेस्ट करते हैं, जो कि लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठे रहना, नज़रबंद हो जाना एक तरीके से। तो बेसिकली यही। और जब ये साइबर जो हमारे क्रिमिनल्स हैं उनके द्वारा जब ये किया जाता है, किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके, बीट कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और फिर नेट का इस्तेमाल करके, तो बेसिकली वो डिजिटल अरेस्ट है कहलाता है। तो इस संबंध में भी हमने जो एफआईआर अपनी पंजीकृत कर ली गई है, और जो उसमें एक नंबर निकल के आया है उसका डिटेल वो भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिन अकाउंट्स में आदान प्रदान हुआ है, पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसकी भी एक तरीके से ट्रेल, या ये फिर कहें कि मनी ट्रेल जो है उसका भी हम लोग पता कर रहे हैं। सर, इस प्रकरण में देखने में आया कि जो पीड़िता है, उसका ट्रैकिंग नंबर और कुरियर के नाम पे उसको ब्लैकमेल किया गया, जो उसकी डिजिटल अरेस्टिंग हुई। तो कहीं न कहीं कोई डेटा लीक का पॉइंट इन लोगों के लिए साइबर जो क्राइम करते हैं, वो एक मोटस ऑपरेंडी क्या रहती है सर इनकी? हाँ, बेसिकली आपका सवाल अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर उसको कुरियर के बारे में जानकारी है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से जो आपके द्वारा कुरियर कहीं बुक किया गया है, ये तो एक माध्यम कुरियर है, या फिर कोई टिकट है, या कोई पार्सल है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई जो आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन फिर पेमेंट गेटवेज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब ऐसी बात है कि जब तक देखिए आपका जो डेटा है, या आपके जो बैंक के क्रेडेंशियल्स हैं, तो जब तक वो शेयर नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको कैसे पता चलेगा। तो ये तो लाजिमी है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर जो भी उनका पर्सनल डेटा है, अगर उन्होंने कुरियर भेजा भी होगा, कुरियर बुक किया गया होगा, तो वो डेटा जो है किसी ना किसी माध्यम से उन तक पहुंचा है, उसके बाद ही उन्होंने फिर इस डिजिटल अरेस्ट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो वो भी हम लोग पता कर रहे हैं कि भाई पीड़िता के द्वारा कुरियर कहाँ से बुक किया गया था, किस कंपनी से बुक किया गया था, कब बुक किया गया था, कहाँ भेजा जाना था, वो सारा डिटेल भी हम लोग पता कर रहे हैं। और इसमें जिस किसी का भी अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, मान लिया कुरियर एजेंसी है या उनके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, जिस किसी का भी अगर होगा इन्वॉल्वमेंट, तो 100% उसके विरुद्ध भी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, जैसे-जैसे साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, आम लोगों को किन मूल बातों पे ध्यान रखना चाहिए जिससे वो ठगी से बच सकें या डिजिटल अरेस्टिंग से बच सकें? हाँ, देखिए ये आज का युग, जैसा आप जानते हैं कि डिजिटल युग है,
और मेरा तो मानना है कि हर कोई व्यक्ति एक अपने पास स्मार्टफ़ोन जो है कैरी कर रहा है। अब वो दिन गए कि हम घंटों के जो हमारी पेमेंट होती थी बैंक में जाके कि या एटीएम में जाके चेक विड्रॉ करते थे, चेक से पेमेंट होती थी, एटीएम से विड्रॉल वगैरह करते थे, कैश में पेमेंट होती थी। आजकल सब जानते हैं कि सारा ये एक जो स्मार्टफ़ोन है सबका सब इसी पे अवेलेबल है। तो मतलब फैसिलिटी तो मिली है, ये तो आप जानते हैं कि फैसिलिटेट तो कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग साइट पे जाइए, पेमेंट गेटवे पे जाइए, तुरंत पेमेंट कर दीजिए। लेकिन साथ ही साथ इसके रिस्क या एक तरीके से ये कहिए कि साइबर क्राइम के आप शिकार भी आसानी से हो जा रहे हैं। तो उसके दृष्टिगत देखिए समय समय पर हम लोग इतना प्रचार प्रसार, बी इट प्रिंट मीडिया, बी इट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी हमारी इंस्टा है, व्हाट्सएप है, सब जगह हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे कि बहुत सारे डूज़ और डोंट्स होते हैं जब आप ये अपना पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन का नहीं। अब देखिए मेन तो सबसे ज़्यादा इसमें जैसे ये है, जैसे ये प्रकरण हुआ कि अगर आपको देखिए किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है और वो आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी मांग रहा है, आपके परिजनों के बारे में किसी घटना का जिक्र करके आपको डरा रहा है या आपको पैसे की उगाही करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए उस परिजन से जिसके बारे में वो आपसे बात कर रहा है, तो भाई आपके पास तो नंबर है, तो सीधा सा बात ये करनी, उस कॉल को आप कट करिए, अपने परिजन जो भी हैं उनसे बात करिए कि भाई ये क्या, कि जैसे आता है कि भाई थाने में बैठा लिया गया है, इनके विरुद्ध रेप का मुकदमा लिखा जा रहा है, इनका एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, इनको पैसों की आवश्यकता है, तो भाई आप एटलीस्ट ये कर लीजिए, अपने परिजन से बात कर लीजिए। सबसे पहला काम तो वो पता लग जाएगा कि भाई वाकई में सही बात है या नहीं है। और अगर मान लिया कोई संपर्क में आके कोई साइबर क्रिमिनल आपसे कुछ करने के लिए कह रहा है, तो घबराने की नहीं है। हम लोग क्या होते हैं कि पैनिक मोड में आ जाते हैं, तत्काल पैनिक मोड में आ जाते हैं और फिर सारी अपनी जो है बैंक के जो हमारे डिटेल्स है, बैंक की क्रेडिट है, वो शेयर कर देते हैं, खाते हमारे पूरे साफ़ हो जाते हैं। तो मेरा यही मानना है, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें और जो सच्चाई है एटलीस्ट अपने सगे संबंधी से बात करके, जो भी अपने रिलेटिव्स हैं, अपना बेटा है, अपने पति हैं, बहन है, भाई उनसे बात तो कर लें कि भाई क्या है और कैसे हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी क्षणिक वो लगता है कि हाँ थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो तत्काल आप अपने निकटतम देखिए थाने चौकी को कॉल करें, और आज तो हमारी साइबर हेल्पलाइन है ही, तत्काल उस पर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं। तो उस पर आप विद इन अगर 24 आवर्स अपनी टाइम से अगर कंप्लेन दर्ज करवा देंगे, तो आपका अगर पैसा कोई चला जाता है तो उसके रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो और बैंक का तो देखिए बार बार इतने मैसेज आ रहे हैं कि बैंक आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपका पिन नंबर क्या है, आपका एटीएम नंबर, कोई नहीं पूछेगा बैंक आपसे। तो आपको तो वैसे ही अगर कोई ऐसा मैसेज आता है तो आपको वैसे ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई जब बैंक वाले मना कर रही है, कौन होता है पूछने वाला कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया। भाई कैसे ब्लॉक हो जाएगा जब मेरे पास है वो, मैंने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया है। इस प्रकार की भाई आपके अमुक देखिए आपका बेटा वहाँ पढ़ता है और उसका एक्सीडेंट हो गया या पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, तो अपने बेटे से बात कर लीजिए भाई। तो ये सारी चीज़ें जो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, एक मेन चीज़ तो देखिए, कोई लिंक आपको आ रहा है, भाई हमेशा लिंक होते हैं या ये क्यूआर कोड स्कैन वगैरह करते हैं, वो पेमेंट के लिए होते हैं। मतलब अगर मुझे कोई पेमेंट करनी होगी तभी तो मैं लिंक पे शेयर करूँगा या क्यूआर कोड स्कैन करूँगा, पेमेंट करूँगा। भाई ये थंब रूल है कि पैसे रिसीव करने के लिए कभी किसी क्यूआर कोड की या लिंक की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि अपना ऑनलाइन एक तो वे देखिए सिक्योर नेटवर्क में करें। जो भी आप ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या जो भी आप ऑनलाइन एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमेशा एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पे या सिक्योर नेट पे या सिक्योर कोई आपके पास कनेक्शन हो, सिक्योर उस पर ही करें। ये ओपन वाईफाई नेटवर्क पे या ओपन किसी से हॉटस्पॉट लेके या कभी भी जो आपको अनसिक्योर लगे उस पर कभी भी आप ऐसी एक्टिविटी ना करें बिल्कुल भी। जहाँ भी इनसिक्योर अगर कोई नेटवर्क होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिस्क रहेगा और आप साइबर क्राइम के जो शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक करें, सूझबूझ के पर्चे देने की बात है। सर एक सवाल, जनरली जब किसी के साथ साइबर ठगी हो जाती है तो उसके सामने दो सवाल आते हैं। एक तो उसको लगता है कि शायद पुलिस के पास जाए तो रिकवरी ना हो, दूसरा जब वो स्थानीय थाने जाता है तो वहाँ की पुलिस कहती है आपको साइबर थाने जाना चाहिए, साइबर थाने जाता है तो कहता है आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराई। तो ये जो लाल फीताशाही के रूप में जब विक्टिम को जो भटकना पड़ता है, इसका सर क्या सोल्यूशन होना चाहिए? नहीं देखिए, अब ऐसी बातें वो सब जो है पहले की बातें हो गई, मतलब वर्तमान परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमारी सबसे पहले तो साइबर हेल्पलाइन है। कोई भी बात होती है आप तत्काल उस पर कॉल करिए, आपके कंप्लेंट तुरंत दर्ज होती है, वहाँ तो ऑनलाइन है वो सारा। फिर एनसीआरपी पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप अपनी कंप्लेंट वहाँ दर्ज करवाइए, उस पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आती। भाई आपके वो डिटेल मांगेगा, अपना क्रेडेंशियल्स डालिए
क्या आपको कंप्लेन करनी है वो कंप्लेन डालिए, कोई डॉक्यूमेंट अगर है वो अपलोड कर दीजिए, कोई अगर स्क्रीनशॉट आया है वो स्क्रीनशॉट आप अपलोड कर दीजिए, वो तत्काल आप सबमिट करेंगे, वो तत्काल संबंधित जिले में संबंधित थाने को अपने आप पहुँच जाएगी और उस पर एक्शन भी होगा तत्काल। और टाइम से अगर आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी तो रिकवरी की परसेंटेज बढ़ जाते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि अगर भाई देरी से अगर कंप्लेन दर्ज होगी या देरी से अगर आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे तो जो आपका पैसा चला जाता है वो फिर, क्योंकि वो मनी ट्रेल मतलब मनी को ट्रैक कर पाना फिर बहुत मुश्किल होता है। एक अकाउंट दूसरा अकाउंट तीसरा, इतनी लंबी चेन होती है वो, फिर वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। या तो क्रिमिनल उसको विड्रॉ कर लेता है एटीएम से या कहीं किसी और चीज़ में ऑनलाइन शॉपिंग करके इस्तेमाल कर लेता है, फिर उसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और रही बात की कंप्लेन, आपकी कंप्लेन अगर आप किसी थाने या चौकी पे जाएंगे तो बिल्कुल भाई रिसीव होगा। हर जनपद में हमारे जो हैं भाई साइबर सेल बने हुए हैं, उनका यही काम है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड जो शिकायतें आती हैं उसको डील करते हैं, उनका वो डिटेल निकलवाते हैं और डिटेल निकलवा के वो थाने को फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि उसमें आगे कार्रवाई कर सके। अब तो देखिए ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमारी उत्तराखंड पुलिस ऐप आप उसको डाउनलोड करवा दीजिए, वहाँ भी ऑनलाइन अपनी कंप्लेन दर्ज कर, तो बहुत माध्यम हमारे पास हो गए हैं। थाने जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन दीजिए। अब ये साइबर क्राइम थाना ही, ये जरूरी नहीं कि आप साइबर क्राइम थाने ही जाएँ, किसी भी थाने में जाके किसी भी चौकी पे जाके आप अपनी कंप्लेन दीजिए। हाँ, वहाँ से वो डिटेल हम साइबर जो हमारा सेल है साइबर सेल को जाती है, वहाँ से हम डिटेल प्राप्त करके, क्योंकि जो ऑनलाइन साइट है मान लिया उसकी डिटेल प्राप्त होती है, फिर बैंक की डिटेल प्राप्त होती है, मोबाइल की डिटेल प्राप्त होती है। तो हमारे पास सारा एसओजी भी है, फिर हमारे पास और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए एसटीएफ भी हमारे पास है। तो टेक्निकल हैंड लेके, टेक्निकल मदद लेके हम पूरा कोशिश करते हैं कि उसको वर्कआउट जल्दी से जल्दी किया जाए। तो आपकी एफआईआर कहीं भी अब दर्ज हो सकती है, उसमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सर अंतिम सवाल, जैसा कि ज्यूरिडिक्शन को लेकर बात होती है, कई बार अपराधी मान लीजिए ट्रैवल कर रहा है और उसके साथ साइबर फ्रॉड होता है, तो उसका ज्यूरिडिक्शन एरिया क्या होगा? और अगर सक्सेस रेशियो की बात की जाए पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो साइबर अपराध को लेकर कितना पुलिस सक्षम है और क्या कुछ रिकवरी कर पा रही है? देखिए, अब तो जैसा हमारा ये आप जानते हैं कि 1 तारीख से 1 जुलाई से अपना वो बीएनएस और बीएनएसएस सब लागू हो गए हैं, तो अब तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया आ गया है। तो ये ज्यूरिडिक्शन वाली तो सवाल ही अब ख़त्म हो गया कि ज्यूरिडिक्शन के लिए कोई बात आएगी। आप कहीं भी बैठे बैठे अपनी एफआईआर करवा दीजिए आप, और जहाँ आप करवाएंगे वहाँ पे जीरो एफआईआर पंजीकृत होगी और वहाँ पे आपका स्टेटमेंट वगैरह लेके जहाँ से संबंधित घटनास्थल होगा वहाँ पे एफआईआर वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगी। सीसीटीएनएस में सारे प्रोविजंस आ गए हैं। और दूसरी बात रही, देखिए जहाँ तक मैंने बताया कि रिकवरी की बात, तो इतने केसेस हमारे आईटी एक्ट में लिखे जा रहे हैं और रिकवरी देखिए अभी बहुत ही कम है, क्योंकि वो दिक्कत जैसे मैंने बताया कि उनको फिर ट्रैक कर पाना साइबर क्रिमिनल्स को, क्योंकि देखिए अब वो कहाँ बैठा है, एक क्षणिक उसने सिम ले लिया, वो सिम का डिटेल मैं निकालता हूँ, फिर सीढ़ियाँ निकालता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं सर्विलांस के माध्यम से, लेकिन वो सारा फर्जी निकल के आता है, तो उसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल। फिर बैंक अकाउंट डिटेल केवाईसी निकलवाता हूँ, केवाईसी से डिटेल निकल के आती है, वो डिटेल भी सारी फर्जी होती है, तो उसको ट्रैक कर पाना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी जैसे और ट्रेनिंग हो रही हैं, सोफिस्टिकेटेड हमारे पास भी इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा हम लोग इसमें करें और जल्दी से जल्दी वर्कआउट करके जो रिकवरी का परसेंटेज है उसको हम लोग बढ़ाएं। धन्यवाद। तो देखा, ये थे हमारे साथ एसपी सिटी प्रमोद कुमार, जिन्होंने तफसील से जानकारी दी है और साथ ही बताया है कि डिजिटल अरेस्टिंग आपको अगर बचना है तो अपनी सूझबूझ का परिचय देना है, और दूसरी ओर जिसके साथ भी साइबर क्राइम हो जाता है उसे तुरंत वो टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर टाइम वेस्ट करता है तो रिकवरी पुलिस के लिए ट्रेस करना मुसीबत का सबब बनता चला जाता है। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।